हाँ, तो मेरी क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, अगर आप भी जा रहे हो 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देने, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखकर जाना। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 जो सबसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बोलते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। इन 5 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबको मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, आज 5 नंबर वाले क्वेश्चन का हम सफाया करेंगे। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और आपके केमिस्ट्री में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम भैया आपका 20 नंबर कंप्लीट कराएंगे। देखो, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ले रखा है, आप लोग खुद ही देख लो। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक वर्णन एवं रासायनिक गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चैप्टर 6 का है। फिर चैप्टर 7 से हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 तक आ चुका है तो 25 में आएगा ही आएगा। उसके बाद में प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर नंबर 8 का है ये। इसको भी आपको पढ़ लेना है, मैं सबको एक एक करके पढ़ाऊंगा। फिर शुद्ध एसीटोन बनाने की विधि, ये भी चैप्टर नंबर 8 का ही है। फिर एथिलेमीन बनाने की विधि चैप्टर 9 का है। मतलब इन पांचों क्वेश्चन को आज एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 15 से 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का आज हम सफाया करेंगे। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं, पूरे बुक के लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है ना, ये है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक वर्णन कीजिए एवं रासायनिक गुण भी दीजिए। ठीक है, 2016, 18, 19, 20, 21 लगातार ये एग्जाम में आया है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हम जानेंगे। देखो, प्रयोगशाला में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखो, CuCl है यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड, और जो HCl है ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये जान लो आप लोग कि आखिर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दूसरे पेज में मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्लोरोबेंजीन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C6H5Cl, ये भी क्लोरोबेंजीन है। या हम अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन को। ध्यान से देख लो, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ऊपर Cl हो गया। इसी को हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अब इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे तो ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत स्पेशल है। देखो, प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला होता है कुछ इस टाइप से। देखो, ये आपने एक बेंजीन रिंग बना ली, ऊपर आप लोग लिख दीजिए N2Cl, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका रिएक्शन आपको करा देना है किसकी उपस्थिति में। देखो, दिया गया है CuCl तथा HCl, यानी कि क्यूपरस क्लोराइड CuCl और प्लस HCl, इन दोनों की उपस्थिति में आपको रिएक्शन कराना है, लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा भैया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, देखो ध्यान से समझना। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ऊपर क्या होगा, देखो Cl आपका ऊपर ही रह जाएगा ऐसे। ठीक है, और जो ये N2 आप देख रहे हैं, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यही क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है कि आप प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन आपका बनेगा। इन सबका नामकरण कर देते हैं भैया, अगर इनको पैदा किया है हमने तो नामकरण भी करते हैं। इनका नाम है बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड इनका नाम है, और इनका तो नाम भैया क्लोरोबेंजीन है ही है।
बेंजीन, ठीक है, ये इनका नाम है। बस हो गया मेरे भाई, ऐसे ही क्लोरोबेंजीन आप प्रयोगशाला में बना सकते हैं। सिंपल सा है, कुछ है नहीं मेरे भाई, सिंपल सा है। अब इसी को अगर हम लोग चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो एक आपका फॉर्मूला होता है क्लोरोबेंजीन का ये स्ट्रक्चर वाला, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कुछ इस टाइप का होता है, देखो C6H5Cl, ठीक है। देखो C6H5, इसको N2Cl लिखेंगे, देखो N2Cl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही है। यही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है, बस ये थोड़ा केमिकल तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। देखो इसका रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, CuCl प्लस HCl। अगर ऐसा लिखा मिले तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो आपका बन जाएगा C6H5Cl, एक क्लोरोबेंजीन बन गया, और प्लस N2 गैस बाहर निकल गया। दोनों रिएक्शन सेम है। ये मैंने केमिकली तरीके से लिखा है, ये मैंने स्ट्रक्चरल तरीके से लिख दिया है, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी ये दोनों चीजें सेम ही है। ये भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसका हमने क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। लेकिन आपसे कुछ और कहा जा रहा है कि इसके रासायनिक गुण भी लिखिए। तो कुछ रासायनिक गुण हम इसके लिखते हैं, ध्यान से समझना, रासायनिक गुण तो आपको जानना ही चाहिए। तो देखो क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण पहले हम कराएंगे। रासायनिक गुण का मतलब ये किसी से अगर रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, उसी को हम रासायनिक गुण बोलते हैं। तो देखो क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुण, तो क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण पहले हम लोग कराएंगे। तो देखो ध्यान से समझो, जब क्लोरोबेंजीन का किसी हैलोजन की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराया जाता है तो ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है। मतलब जब आप क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराएंगे तो ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपका बनेगा। जैसे देखो ध्यान से समझो, रिएक्शन को समझो, काम हो जाएगा। देखो हम ले लेते हैं पहले क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं, ये आपका हो गया मेरे भाई Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका हम लोग हैलोजनीकरण कराएंगे। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से आप रिएक्शन करा दो, तो हमने Cl2 से इसका रिएक्शन करा दिया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो हम कराएंगे FeCl3 की उपस्थिति में। FeCl3 का नाम है फेरिक क्लोराइड, ठीक है। मतलब हैलोजनीकरण का मतलब आपको क्लोरोबेंजीन का किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराना है। तो क्लोरीन हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमारा कुछ इस टाइप का दो प्रोडक्ट बनेगा। एक तो आपको ऐसे बेंजीन रिंग बना देनी है, ध्यान से समझना, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। इसके ऊपर एक Cl आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, और एक Cl हमारा इसके ऊपर हो जाएगा, ये हो गया। और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से समझो, सेम वही प्रोसेस है, कुछ खास नहीं करना इसमें। एक बेंजीन रिंग हमने बना दिया, एक तो आपका Cl यहाँ पे रहेगा, मतलब क्लोरोबेंजीन हमारा दोनों पे रहेगा, लेकिन ये जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पोजीशन पर है, यहाँ पे नीचे यानी कि पैरा पोजीशन पर ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, बस यही बन गया। इसको बोलेंगे हम आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग बोलेंगे, और इसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होगा ये मेन प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा। तो जब आप क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किसी हैलोजन के साथ कराते हैं तो आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। इनका नाम है क्लोरोबेंजीन, इनका नाम तो पता ही है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इनका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, लिख देते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो, ठीक है, बेंजीन, इनका नाम हो गया, ठीक है। इनका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरो, ठीक है, बेंजीन यहीं पे लिख देते हैं बेंजीन। और ये जो होगा ये मुख्य उत्पाद होगा, यानी कि मेन प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद, ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया, हम क्लोरोबेंजीन की हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, भैया रिएक्शन हो चुका है। ऐसे दूसरा हम करेंगे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, हम लोग करेंगे, नाइट्रीकरण भी हम कराएंगे। मतलब नाइट्रीकरण में क्या होगा, आप इसकी अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दीजिए, नाइट्रीकरण हो गया। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ
कम ताप यानी कि 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा, मतलब सेम प्रोसेस है। वहां पे Cl2 से हमने रिएक्शन कराया था, यहाँ पे हम Cl2 से नहीं कराएंगे। देखो ऐसे कुछ रहेगा, आपका बेंजीन रिंग एक हो गया, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर Cl है, हमने Cl लिख दिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया। प्लस इसकी अवक्रिया करा देंगे HNO3 से। हमने कराया, किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम लोग? तो कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे 60 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। हमने कराया। अब देखो बनेगा क्या, खूब ध्यान से समझना आप लोग। वही सेम प्रोसेस कैसे बनेगा, देखो क्लोरोबेंजीन तो आपका रहेगा ही, इसको Cl लिख देते हैं। एक NO2 आपका आकर यहां पे जुड़ जाएगा यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे, और प्लस आपका जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो आपको पता ही है, उसमें कुछ बताने की हमें जरूरत है नहीं। देखो ऐसे क्लोरोबेंजीन बना, पहले क्लोरोबेंजीन ऊपर कर देंगे और एक NO2 हमारा यहां पे जुड़ जाएगा। बस यही हमारा हो जाएगा मेरे भाई। जब आप क्लोरीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, मतलब नाइट्रीकरण करेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका एक बनेगा आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, एक बनेगा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और यही आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे NO2 जुड़ गया है, वहां पे Cl जुड़ा था, यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा। ट्रिक है, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा है, ध्यान से समझो सब हो जाएगा। इनका नाम है क्लोरोबेंजीन, नामकरण तो कर ही देते हैं, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये तो नाइट्रिक अम्ल है ही, ध्यान रखना। इनका नाम है आर्थोक्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। और इनका नाम है पैरा क्लोरो, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। बस हो गया मेरे भाई। और जो ये पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन होगा, ये भी यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा। तो समझ में आया, सिंपल सा था। जब हमने क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण किया भैया, तो ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बना और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बन गया। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है। एक और रासायनिक गुण इसका मैं आपको बता देता हूं, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। अब यहाँ पे आप लोग H2SO4 से रिएक्शन करा दो। जैसे नाइट्रीकरण में हमने नाइट्रिक अम्ल से कराया, क्लोरो हाइड्रोजनीकरण में हमने हाइड्रोजन से करा दिया, तो अब सल्फोनीकरण है तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल से इसका रिएक्शन करा दो। तो देखो ध्यान से समझो, सब चीजें सेम ही है। यहां पे भी ऑर्थो और पैरा बनेंगे, देखो ध्यान से। ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, वही सेम प्रोसेस भैया, बार बार कुछ है नहीं रासायनिक गुण में, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देते हो अगर आप, काम हो जाएगा। ये हो गया, इसकी अपक्रिया हम H2SO4 से कराएंगे, सॉरी, हाँ H2SO4 से हमने करा दिया, ठीक है। देखो करा दिया हमने, गर्म कर दिया जल की उपस्थिति में। तो वही सेम प्रोसेस इसमें क्या होगा, देखो क्या लिखा है ऊपर, क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल देता है। मतलब यहाँ पे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये हमें देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझो। एक आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा भैया, थोड़ा अच्छे से बॉक्स आप लोग बनाना। एक Cl आपका यहाँ जुड़ गया और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा SO3H, ठीक है, ये जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे। और एक आपका दूसरा वाला जो बेंजीन रिंग होगा कुछ इस टाइप का, इसके ऊपर तो Cl तो सब पे रहेगा और SO3H जो यहाँ पे है नीचे जुड़ जाएगा। बस यही डिफरेंस होगा भैया, ऑर्थो और पैरा आपका बन जाएगा। तो भैया ये है क्लोरोबेंजीन, नाम तो जानते ही हैं इनका, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इनका नाम मैं लिख देता हूं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, ये आपका हो गया। इनका नाम है पैराक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, हो गया।
यही बनेगा मेरे भाई, वही आर्थो पैरा। बस यहाँ पे SO3H जुड़ गया है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे काम खत्म हो चुका है, हो गया ये हमारा। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। फर्स्ट वाला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। उपयोग देखो, क्लोरोबेंजीन का उपयोग हम विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं, एरोमेटिक यौगिक को बनाने में। दूसरा, कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण में भी हम क्लोरोबेंजीन का उपयोग करते हैं। और तीसरा, फफूंदीनाशी डाई एजो रंजकों आदि के निर्माण में भी हम इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, एक एक करके हम पांचों क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आज हम 20 नंबर अपना कंप्लीट करके रहेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ना भैया, इस क्वेश्चन का कोई जवाब भी नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लफ्जों में कैसे बयां करूं। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इस बार चांसेज है। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O, यही है डाई एथिल ईथर। दो एथिल है तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से समझो। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। मतलब प्रयोगशाला में आपको डाई एथिल ईथर बनाना है तो आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए, उसके आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दीजिए। डाई एथिल ईथर आपका तैयार है, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, दो पदों में ये रिएक्शन होगा, बहुत ध्यान से समझना। कभी कभी क्वेश्चन आता है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे, में भी ये क्वेश्चन आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एथिल अल्कोहल ले लेंगे C2H5OH, इसका रिएक्शन करा देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2SO4 होता है इसका फॉर्मूला, तो HHSO4 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वही चीज है। HHSO4 का मतलब H2SO4। तो सबसे पहले तो हम इसको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले इसको गर्म करेंगे, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा। यहां पे आपका थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना है। देखो इसका OH जो है इसके H से मिल जाएगा, तो ये H2O बन गया, ठीक है। बचा क्या आपका C2H5HSO4, तो ये हमारा हो जाएगा C2H5HSO4, ये आपका हो गया। और प्लस देखो HHO मिलकर H2O बना लेगा। इतना समझ में आया। तो ये हमारा बना सबसे पहले, इसका नाम क्या है, देखो ये एथिल अल्कोहल है, इसको मैं बता देता हूं, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले मैंने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारा बना ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये हमारा बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सबसे पहले मैंने एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब हम क्या करेंगे, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम ले लेंगे, देखो C2H5HSO4, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे इसी एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से कराएंगे। मतलब इसको हम लिख सकते हैं HOC2H5, देखो ये वही है एथिल अल्कोहल, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया लगभग। अब हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएंगे, अब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ये वाला कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जो आपका H है HSO4 और H मिलकर बना देंगे H2SO4। बचा क्या आपका, देखो C2H5 बचा, यहाँ पे O है, O और C2H5, देखो डाई एथिल ईथर आपका बन गया। और बाहर क्या निकल जाएगा, H2SO4 बाहर हो जाएगा, H2SO4। देखो आपको ये बिंदी उंदी नहीं लगानी है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये एथिल अल्कोहल है, हमारा बन गया ये डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये हमारा बेटा बन चुका है।
प्रोडक्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये डाई एथिल ईथर हो जाएगा। समझ में आया? एथिल अल्कोहल आपको कैसे डाई एथिल ईथर बनाना है, तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल की अधिक और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके बनाया जाता है। तो हमने एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले कराई, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ हमने करा दी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डाई एथिल ईथर बनकर तैयार हो गया है। आपसे पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाओ तो भी यही रिएक्शन आप लिख देना। कैसे प्राप्त करोगे में ये टॉपिक अक्सर आता है। अब इसके संबंधित रासायनिक समीकरण भी देना है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी ये रासायनिक गुण है, डाई एथिल ईथर का ये रासायनिक गुण है। आप लोग ऊपर लिख देना संबंधित अभिक्रियाएं, लिख दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। रासायनिक गुण भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं संबंधित अभिक्रियाएं। ठीक है, कुछ संबंधित अभिक्रियाएं इससे रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं, मतलब इसके रासायनिक गुण आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले H2O के साथ अभिक्रिया, अगर डाई एथिल ईथर H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। देखो ईथर साधारण परिस्थितियों में अम्लों या क्षारों द्वारा जल अपघटित नहीं होते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है। मतलब अगर आप उच्च ताप उच्च दाब पर डाई एथिल ईथर को अगर आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाएगा। देखो हमारा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसका जल अपघटन करा देंगे H2O से, मतलब इसका रिएक्शन करा देंगे। तो भैया हमें क्या करना होगा, ऊपर तनु H2SO4 लेना होगा, तनु H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने ले लिया। तो अब क्या बनेगा, देखो यही चीज बन जाएगा आपका C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन जाएगा और इसके आगे 2 लग जाएगा। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इधर कार्बन 2 2 4 है, इधर भी 2 का 2 से गुणा होगा 4, इधर हाइड्रोजन 5 5 10 2 12 है, इधर भी 5 का 2 से गुणा होगा 10 और 2 इसका 12 है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर हाँ 1 1 2 है, इधर भी 2 आपका है, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। तो इसका नाम तो आपको पता ही है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, बस हो गया मेरे भाई। मतलब डाई एथिल ईथर का अगर आप जल अपघटन कराएंगे उच्च दाब और उच्च ताप पर भैया, तो वो कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो और भी रिएक्शंस को देखते हैं भाई। दूसरा, अगर आप ठंडे HI के साथ रिएक्शन इसका करा देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जिसको हम हाइड्रोडिक अम्ल भी बोलते हैं। देखो डाई एथिल ईथर कि ठंडे सांद्र हाइड्रोडिक अम्ल से क्रिया कराने पर एक अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु एथिल अल्कोहल बनता है। बहुत सिंपल है ये। देखो हम क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर ले लेंगे C2H5O, C2H5 हमने ले लिया, इसकी अभिक्रिया करा देंगे HI से, तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा तो है। देखो ध्यान से, एक आपका C2H5 जो है I से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5I एथिल आयोडाइड, और दूसरा आपका C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, C2H5OH, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है और सिंपल सा है। तो इसका नाम डाई एथिल ईथर है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये हाइड्रोडिक अम्ल है, ये आपका एथिल आयोडाइड है, एथिल आयोडाइड। ठीक है, ऐसे आप चीजों को समझो, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, हो गया मेरे भाई, बस यही रिएक्शन होगा, सिंपल सा है। आप डाई एथिल ईथर की HI के साथ रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो एक अणु एथिल आयोडाइड बनाएगा और एक अणु एथिल अल्कोहल बना देगा। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक और देख लेते हैं। देखो एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। देखो डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड से निर्जल ZnCl2 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल क्लोराइड तथा एस्टर बनाते हैं। देखो मतलब आप लोग अगर डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 का रिएक्शन कराते हैं किससे, CH3COCl से, यानी कि एसिटिल क्लोराइड से, तो आपका क्या बनेगा, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराना है, निर्जल
ZnCl2। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। देखो एक तो आपका C2H5 और Cl मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा C2H5Cl। और दूसरा आपका क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझो। देखो ये CH3 है, हमने CH3 लिख दिया, यहाँ पे C है, C लिख दिया, OO2 है तो OO लिख दिया। ठीक है, और C2H5 आपका एक यहाँ पे आ जाएगा, तो C2H5 हो गया। ध्यान से समझना, इसका नाम है, देखो ये डाई एथिल ईथर है, ये एसिटिल क्लोराइड है, लिख दो इसको, एसिटिल क्लोराइड लिख दो आप लोग थोड़ा सा। वो डाई एथिल ईथर आपको पता ही है, नाम लेते लेते हमने कितनी बार इसका नाम लिया है, तो एसिटिल क्लोराइड है। तो डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हमने एसिटिल क्लोराइड से के साथ कराई, तो ये बना एथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम है एथिल एसीटेट, इसको एस्टर बोलते हैं, ये एस्टर के अंतर्गत आता है, तो एथिल एसीटेट। ठीक है, तो जब हमने डाई एथिल ईथर की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमारा एथिल क्लोराइड बना और एथिल एसीटेट बना। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप खुद ही चेक कर दो। ठीक है, बस हो गया। हमने आपको बताया डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके कुछ रासायनिक गुण, हो गया। दो ही अभी हमारा हुआ है, बताओ 25 मिनट की क्लास हो गई, सिर्फ दो अभी हमने विस्तृत स्तरीय प्रश्न को देखा है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ऐसी तैयारी मैं करा दूंगा कि जाकर टॉप करके आओगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, हमारे साथ जुड़े रहो। अभी 3 विस्तृत स्तरीय प्रश्न हम और देखेंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा वाला विस्तृत स्तरीय प्रश्न है, इसको समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो ये हमारे चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, आप इसको पढ़ ही लो मेरे भाई। 2022 में भी आ चुका है, कई बार आया है। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, मतलब प्रयोगशाला में आपको फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इसका फॉर्मूला होता है, इसको बनाने का वर्णन करना है और इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाना है। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे कैसे, समझो थोड़ा, हम अपने 5G वाले स्पीड से अब चलेंगे, आपको समझना है चीजों को। तो देखो, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। आप लोग क्या कीजिए, मेथिल अल्कोहल ले लीजिए CH3OH। ठीक है, इसका आप लोग ऑक्सीकरण करा दीजिए, यानी कि O ऑक्सीकरण करा दीजिए, किसकी उपस्थिति में, देखो प्रेरित ऑक्सीकरण बताया जा रहा है, तो आप लोग ऊपर ले लीजिए प्लेटिनम Pt और नीचे कर दीजिए लगभग 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोगों को गर्म करना है। कॉपर चूर्ण भी होना चाहिए, कॉपर पाउडर। ठीक है, कॉपर चूर्ण के साथ। अब देखो बनेगा क्या, खूब ध्यान से समझना, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा HCHO बनेगा, लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है भैया, इधर हाइड्रोजन 3 और एक 4 है, इधर सिर्फ 2 ही है, तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो इधर कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन हो गया भैया, इधर एक ही कार्बन है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे, 2 कार्बन यहाँ पे भी हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा, 3 का 2 से गुणा होगा 6 और इसका 2, 8 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इधर सिर्फ 4 ही है, तो हम क्या करेंगे H2O को भी बना देंगे, लेकिन इसके आगे 2 लगाएंगे तभी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 4 यहाँ, अब 8 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन कितना, 1 और 1 2 है, मतलब 2 इधर 2 इधर 4 है, इधर सिर्फ 2 और 1 3 है, इसके आगे भी 2 लगा देंगे, बस अब रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ऐसे आप प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। आप लोग ले लीजिए मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, हमने ले लिया, इसका ऑक्सीकरण हमने करा दिया, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण प्लेटिनम की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण के साथ 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। यही है भैया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बस ऐसे ही फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। हमने मेथिल अल्कोहल लिया, उसका उत्प्रेरित ऑक्सीकरण कराया भैया, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 का 2 से गुणा होगा 6, 2 8 है, इधर भी 4 और 4 8 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और 2 4 है, इधर भी 2 2 4 है, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरह से हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं। अब आपको 2 चीजें और कही गई हैं कि इसकी अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं, यानी कि NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी बताइए। तो देखो इसके रासायनिक गुण हैं ये,
तो फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण, सबसे पहला सांद्र NaOH घोल से अभिक्रिया जब आप कराओगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। तो देखो, फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। बहुत सिंपल सा है। देखो, हमने ले लिया HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी अब क्रिया करा दी हमने NaOH से, हमने करा दिया रिएक्शन, ठीक है। देखो कराया हमने, तो बनेगा क्या, खूब ध्यान से समझना। यहाँ पे एक तो आपका मेथिल अल्कोहल बनेगा CH3OH। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, और एक आपका बनेगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA, ठीक है। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है और एक 3 है, इधर 3, एक 4, एक 5 है भैया। तो आप करो क्या, इसके आगे 2 लगा दो। अब देखो 2 इसका, 2 इसका, 4 और एक 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया हाइड्रोजन। कार्बन कितना है, 2 है इधर, इधर भी 1 और एक 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, एक 3 है, इधर भी 2, 1 1 2 1 3 है। सोडियम 1 है, 1 है, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। तो हमने किया फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने कराई। देखो इसका नाम दे देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड का हमने रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक तो आपका बन गया मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, और एक आपका बन गया सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। बस मेरे भाई यही तो चाहिए, क्या है इसमें, नोट करते चलो, आगे बढ़ते चलो, टेंशन मत लो। दूसरा देखो भैया, अमोनिया के साथ अपक्रिया, अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ HCHO, इसका रिएक्शन कराओ NH3 के साथ, अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन करा दिया, तो हमारा बनेगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसका फॉर्मूला होता है CH2 का 6N4, ये इसका फॉर्मूला होता है, और प्लस आपका H2O भी बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दो, कार्बन कितना है, 6 है, इधर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसके आगे 6 लगा देंगे, कार्बन 6 हो गया भैया। नाइट्रोजन कितना है, 4 है यहाँ पे, इसके आगे 4 लगा देंगे, 4 नाइट्रोजन हो गया, ये बैलेंस हो चुका है। अब देखो कार्बन कितना है, 6, इधर भी कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 6 का 2 से गुणा होगा 12, 12 2 14, इधर कितना हो गया, 6 6 12 और 3 चौक 12, 24 है भैया, 24। और इधर कितना है, 6 का 2 से गुणा होगा 12 2 14, तो इसके आगे 6 लगा देंगे। देखो 6 का 2 से गुणा होगा 12 और 6 12, 12 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 4 है, इधर भी नाइट्रोजन 4 है। मतलब रिएक्शन अब बैलेंस हो चुका है। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, पता ही है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया हमने कराई अमोनिया से, तो हमारा बना ये यूरोट्रोपिन, इसको बोलते हैं, या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। और ये आपका जल है मेरे भाई, हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। बस हो गया मेरे भाई, सिंपल सा था। एक रिएक्शन और है, उसको भी हम समझेंगे इसी में, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, पूछा आपसे 2 ही गया था, मैं इसको भी बता देता हूं। तीसरा HCN से अपक्रिया, जब ये हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड HCN के साथ अपक्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये बहुत सिंपल है, देखो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी अपक्रिया करा देते हैं HCN से, तो ये कुछ है ही नहीं इस रिएक्शन में। देखो क्या होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे आपका HCH हो गया, HCH, देखो HCHO का HCH ले लिया, O और H को आप लोग ब्रेकेट में लिख दो, OH, ठीक है, और CN आप लिख दो, इसी को बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बस हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो सिंपल सा था कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया HCN के साथ कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। बस हो गया, तीनों रिएक्शन हो गया मेरे भाई। तो हमारा तीसरा वाला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी हो चुका है फॉर्मेल्डिहाइड वाला। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा देखेंगे, फिर पांचवा देखेंगे, फिर हमारा क्लास फिनिश होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016, 18, 19, 23 में आ चुका है, तो 25 में पूरे के पूरे चांसेस हैं। तो देखो, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दो।
भैया एसीटोन कैसे बनाओगे? फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, CH3CO CH3, इसी को बोलते हैं एसीटोन। तो चलो बनाते हैं। देखो शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि सबसे पहले हम समझेंगे। देखो प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। मतलब आप लोग क्या कीजिए, निर्जल कैल्शियम एसीटेट ले लीजिए, उसका शुष्क आसवन करा दीजिए, भैया एसीटोन बन गया। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ये हम लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से समझो। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। इसका करा देंगे हम लोग आशवन, शुष्क आशवन, शुष्क आशवन, ठीक है। ये हमने करा दिया तो हमारा बनेगा क्या, सिंपल सा, इसी में से आप लोग निकाल लो CH3CO CH3, ठीक है, ये बन गया CH3CO CH3 हमने निकाल लिया। बचा क्या हमारा, देखो CaCO3 बच गया, कैल्शियम कार्बोनेट बच गया। देखो यहां से हमने CH3 निकाला, CO निकाल लिया और CH3 निकाल लिया, बचा क्या, Ca बचा, और यहाँ पे CO बचा ही था, CO, और 3 का ऑक्सीजन बता था तो CO3 हो गया, बस हो गया भैया, सिंपल सा तो है। देखो कार्बन यहाँ पे कितना है, एक और एक दो, दो का दो से गुणा का 4, तो इधर भी एक, एक दो, एक तीन, एक 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 का 2 से गुणा का 6, इधर भी 3 3 6 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 का गुणा होगा 2 से 4, तो इधर भी 1 और 3 4 है भैया, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। तो इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट के शुद्ध आशवन, शुष्क आशवन के द्वारा हम एसीटोन बनाते हैं। बगल वाले भैया का भी नाम लिख देना, कैल्शियम कार्बोनेट, बस हो गया। ये भी समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी देने हैं, तो इसके रासायनिक गुण भी हम समझ लेते हैं मेरे भाई। सबका हमने समझा तो इनका भी समझ लेते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो अमोनिया के साथ अपक्रिया कराओगे तो डाई एसीटोन एमीन बनेगा। देखो बहुत सिंपल सा होगा। देखो हम इसको एसीटोन को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं बता देता हूं, CH3C वो हो गया और CH3 हो गया। ये भी हमारा एसीटोन ही है, वही चीज है, मैंने इसको स्ट्रक्चर में बना दिया है, ये भी एसीटोन ही है। इसकी अपक्रिया हम अमोनिया से कराएंगे, NH3 से, ठीक है, हम करा देंगे तो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। देखो ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे ही रहेगा, CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका C हो गया और यहाँ पे आपका CH3 लगा ही है, ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, खूब ध्यान से समझो। देखो ये O आपका हो गया और ये H मिलकर OH बना लेंगे, एक H इसमें से मिलकर OH बन जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे एक H निकल गया तो NH2 बचा, ये NH2 हो जाएगा, बस हो गया। सिंपल सा तो था। देखो CH3 हमारा ऐसे ही है, CH3 ये भी ऐसे है, C ऐसे ही है, ये OH के साथ जुड़ गया तो OH हो गया, यहाँ पे NH2 बचा, उसको मैंने नीचे लिख दिया, बस हो गया। एसीटोन से हमारा ये बन गया है, इसका नाम हम दे देते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसका नाम है डाई, डाई एसीटोन, एसीटोन एमीन, ठीक है, इसका नाम है डाई एसीटोन एमीन, बस हो गया। तो हमने क्या किया, एसीटोन की अपक्रिया अमोनिया के साथ करा दी तो हमारा भैया डाई एसीटोन एमीन बन गया। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म से हम कराएंगे तो कुछ इसी टाइप से आपका बनेगा, क्लोरीटोन बनेगा। कभी कभी आता है क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनाए, तो सेम प्रोसेस देखो, CH3, C हो गया आपका, O हो गया और CH3 हो गया, ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने कर दिया। इसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे CHCl3 से, हमने करा दिया इनका रिएक्शन, तो हमारा कुछ उसी टाइप का ये भी बनेगा। देखो CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका C हो गया, फिर यहाँ पे आपका CH3 हो गया, फिर ऊपर आपका क्या होगा, देखो O और H यहाँ पे भी निकल जाएंगे तो OH हो गया। बचा क्या, O और H निकल गया तो CCl3 बचा, इसको CCl3 कर देंगे, बस हो गया। इसका नाम है क्लोरीटोन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत सिंपल है मेरे भाई, ये एसीटोन है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, दोनों का रिएक्शन हुआ भैया तो ये बन गया क्लोरीटोन, क्लोरीटोन हो गया काम मेरे भाई, हो गया, बस क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बन गया। क्या है, क्या है इसमें,
क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके भैया अभी हैं। चलो तीसरा वाला रिएक्शन देखते हैं। H2SO4 से ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो एसीटोन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आशवन करने पर मेसिटिलीन बनता है। मतलब आप अगर एसीटोन, अब हम उस वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे, देखो CH3CO CH3, ये भी उसी का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल नहीं है बस, ठीक है। ये हमने कर दिया और इसका करा दिया हमने आशवन। आशवन हमने कराया H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 देखो लिखा है ऊपर कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आशवन कराने पर मेसिटिलीन बनता है। देखो मेसिटिलीन का कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होगा, ध्यान से समझना इसको। एक बेंजीन रिंग आपका बनेगा ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप का बेंजीन रिंग आपका बन गया, ठीक है। ये ऊपर CH3 हो गया, ये नीचे भी CH3 हो गया और ये साइड में भी CH3 ही होगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप कहेंगे सर जी इधर तो 2 ही CH3 है, अब क्या करेंगे हम, ठीक है। और इसके आगे 3 लगा दो मेरे भाई और यहाँ पे आप H2O को ऐड कर दो। H2O का 3 मॉलिक्यूल आप लोग ले लेना, 3H2O, ठीक है, ये 3 कर देना आगे। बस ये आपका रिएक्शन हो चुका है। तो ये आपका एसीटोन हो गया, एसीटोन। इसकी अभिक्रिया हमने कराई, इसकी अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आशवन कराया तो ये मेसिटिलीन बन गया, मेसिटिलीन, ठीक है। बस भैया ये हमारा रिएक्शन हो चुका है। तो इस तरह से हम एसिड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन इसका कराएंगे तो मेसिटिलीन बनेगा। उपयोग देख लेते हैं हम भैया। इसका उपयोग जो है एसीटोन का, एक तो विलायक के रूप में हम करते हैं, दूसरा क्लोरोफॉर्म बनाने में CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने में, तीसरा विस्फोटक पदार्थ बनाने में और चौथा औषधि के निर्माण में भी हम इसका यूज करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा हमने आंसर दिया, क्या है, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो ये भी हो गया। अब हम चलेंगे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन हमने देख लिया है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है ये हमारे एमीन चैप्टर का है, चैप्टर 9 का। सारे चैप्टर का क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, नो टेंशन जब तक है शुभम। चलो, एथिलमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। मतलब आपको एथिलमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है, C2H5NH2, इसको एथिलमीन बोलते हैं। इसको बनाना कैसे है और इसकी क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल ये KOH के साथ अभिक्रिया और नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को लिखना है। तो सबसे पहले इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि समझते हैं, एथिलमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखो इसमें होता क्या है, प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से एथिलमीन बनता है। मतलब आपको प्रोपियोनामाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है और कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेना है तो आपका एथिलमीन बन जाएगा। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया बताइए तो आप यही लिख देना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ले लेंगे प्रोपियोनामाइड। इसका फॉर्मूला होता है C2H5CONH2। देखो इसमें 3 कार्बन है तो ये प्रोपियोनामाइड हो जाएगा, NH2 लगा है, ठीक है। प्लस इसकी अपक्रिया करानी है Br2 से और इसकी अपक्रिया आपको करानी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH से, ठीक है। तीनों का हमने रिएक्शन करा दिया मेरे भाई, ठीक है। कहा गया है कि प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन के साथ रिएक्शन कराना है तो आपका एथिलमीन बनेगा C2H5NH2 और आपका यहाँ पे एक चीज और बनेगा, वो बनेगा K2CO3 और भी 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लस आपका बनेगा KBr और प्लस आपका बनेगा H2O। इतनी ही चीजें आपकी बनेंगी। अब आप कहेंगे सर जी कार्बन इधर 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, बैलेंस है। इधर पोटेशियम 2 है, इधर एक ही है, ठीक है। इधर पोटेशियम 2 है और कहीं है ये 3 है और इधर सिर्फ एक ही पोटेशियम है। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग 4 लगा देंगे, 4। अब देखो इधर कितना है पोटेशियम, 4 हो गया, इधर 2 और एक 3 हो गया, इसके आगे 2 लगा देंगे, ये भी 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में आप रिएक्शन को देखिए बैलेंस है कि नहीं। कार्बन कितना है, 2 है, एक 3 है। इधर भी कार्बन 2 है, एक 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 और 4 11 है। इधर कितना है, 5 2 7
और 2 9 है, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे, यानी कि 5 2 7 4 11 हो गया। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, इधर भी ब्रोमीन कहाँ है, ये 2 हो गया। ठीक है, पोटेशियम 4 है, इधर भी 2 और 2 4 है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 ही है। बहुत अच्छा रिएक्शन था, बैलेंस हो गया। थोड़ा सा अच्छे से समझना है आपको। इसका नाम है प्रोपिओना, प्रोपिओनेमाइड, ओनेमाइड। ठीक है, प्रोपियोनेमाइड। इसका नाम है एथिलेमिन, एथिल एमीन। मैंने जगह इसलिए छोड़ा था ताकि लिखने की जगह रहे कि आखिर ये भैया हैं कौन। ठीक है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये जल है। ठीक है, बस हो गया। तो जब आप प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराते हैं, देखो इसका आधिक्य लिखा था ऊपर, तो हमने इसकी मात्रा ज्यादा ली, तो आपका एथिलमीन बनता है। ठीक है, यही क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाएगी, और यही रिएक्शन आपको हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में लिखना है। सिंपल सा रिएक्शन था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम इसके रासायनिक गुण देखते हैं, मतलब इसकी क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH और नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी देखते हैं। तो एथिलेमिन के रासायनिक गुण देख लो। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ होने वाली अभिक्रियाएं देखो। एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। भैया इसको हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसी अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, कार्बिल एमीन भी पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो हम ले लेते हैं पहले अपने C2H5NH2 भैया को, यानी कि एथिल एमीन को। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से, और आप इसकी अभिक्रिया करा देते हैं हम KOH से। ठीक है, तीनों से मैंने इसका रिएक्शन करा दिया। तो आपका बनेगा क्या, खूब ध्यान से समझना। एक तो आपका बन जाएगा C2H5। देखो ये C2H5 हो गया, N ले लो, यहाँ से N हो गया, और यहाँ से C उठा लो, NC हो गया। इसी को बोलेंगे एथिल आइसोसाइनाइड। प्लस आपका बनेगा KCl बन जाएगा, KCl। अब K इधर कितना है, 1 है, इधर भी K 1 ही है। ठीक है, अब देखो प्लस आपका बनेगा H2O। इधर क्लोरीन कितना है, देखो 1 क्लोरीन है, इधर 3 है भैया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसके आगे हम 3 लगाएंगे, तभी तो ये बैलेंस होगा। 3 लगा दिया। अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम इधर 3 है, इधर 1 ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखो कार्बन कितना है, 2 है, एक 3 है, इधर भी 2 है, और एक कहाँ है, ये 3 है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 1 8 और 3 11। इधर कितना है, 5 5 ही है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, तो देखो 6 इसका, 5 इसका, 11। ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। कार्बन हो गया, क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन 3 है, पोटेशियम 3 है, इधर भी पोटेशियम 3 है। बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो इसका नाम है एथिलेमिन, एथिलेमिन। इसकी अब क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ इसका रिएक्शन कराया, तो ये हमारा बना एथिल आइसो, एथिल आइसो साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड हमारा बन गया भैया। बस यही रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ इसका रिएक्शन कराने पर यही बनता है। और इसी अभिक्रिया को मैंने आपको बताया, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को बिल्कुल भी मत भूलना मेरे भाई, बहुत स्पेशल रिएक्शन है। एक और दूसरा हमारा था कि नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया बताओ भैया, तो हम क्या करेंगे, एथिल एमीन लेंगे, C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया करा देंगे नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 के साथ। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे तो वो भी मैं बता देता हूं। उपस्थिति जो आपकी रहेगी वो रहेगी NaNO2 और प्लस HCl, इसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा बनेगा क्या, देखो C2H5 हो गया, यहां से मैंने उठा लिया C2H5, और O आपका, हाँ एक यहां से ले लेंगे और H ले लेंगे, तो OH बन गया। ठीक है, बचा क्या, देखो N बचा, N2 बचा, और एक O हमने यहां से ले लिया है, एक H2 यहाँ पे है, तो प्लस H2O हो गया। बस हो गया मेरे भाई, यही बनता है। इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक है, इनका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस
अम्ल, दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो हमारा बना ये एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये हमारा बना। बाकी ये नाइट्रोजन हो गया, ये जल हो गया, बस यही बनता है मेरे भाई। ठीक है, तो जब आप एथिलअमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं NaNO2 और HCl की उपस्थिति में, तो आपका भैया एथिल अल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन बनता है और जल बाहर निकल जाता है। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं था, ये भी रिएक्शन आपका हो गया। तो एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसकी मैंने क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल, ये KOH के साथ अपक्रिया और नाइट्रस अम्ल के साथ, दोनों के साथ अपक्रिया भी मैंने आपको बता दी। एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन है इसको अपने दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये रिएक्शन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम कार्बेल अमीन अपक्रिया भी बोलते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने देखा भैया क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 5 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को, जो बहुत स्पेशल क्वेश्चंस हैं, आप खुद ही देख लो, कई बार आ चुके हैं। क्लास भले ही 50 मिनट की हो चुकी है, लेकिन ये जो क्लास है ना बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे हिसाब से, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो 8 मार्च को जाकर छाप दो 5 सबसे इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को, आज मैंने बताया 5 नंबर वाले प्रश्न, 20 नंबर आपका मैंने कंप्लीट समझ लो करा ही दिया है। कुछ रिएक्शंस हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे कि वो मैं आपको बता दूंगा। आपका 20 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, टेंशन मतलब शुभम भैया आपके साथ है। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? पूरे बुक के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़कर आप लोग खुश तो हुए ही होंगे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।